हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी क्लास 12th के जो इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको 20-30 ऑब्जेक्टिव बताऊँगी और क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसमें आपके 4 से 5 कह लीजिए, उससे प्लस ही इतना सारा ऑब्जेक्टिव आपका आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की फुल एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ वीडियो, तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो उसे भी जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलिए आप लोग भी आंसर कीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? तो बताइएगा आप लोग, किसने लिखा है भारतीय सभ्यता और संस्कृति को, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? तो 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन और ई बेट्स। तो बताइएगा। तो ये लिखा है महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपने अगर मेरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं आपको सारा पूरा लाइन बाय लाइन हिंदी करके बताई थी। इंपॉर्टेंट जो मुझे उसमें लगा कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे, वो भी मैंने टिक करवाया था। और मैं उसमें आपको हार्ड वर्ड मीनिंग भी बताई थी। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आप चुटकियों में कर लेंगे, कंप्लीटली चुटकियों में कर लेंगे आप सारे ऑब्जेक्टिव, और आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन आप इसे भी, इस पीडीएफ को भी आराम से आप देखें, समझें, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं। बहुत काम देगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, Who used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India? यानी कि किसने जो हथियार अपनाया है नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा का और सच्चाई का हथियार ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश जो थे हमारे देश में आके अपना अधिकार कर लिए, उनके खिलाफ ऐसा हथियार किसने अपनाया था? तो देखिए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी है एस.सी. बोस। तो बताइएगा किसके द्वारा? तो ये किया गया था महात्मा गांधी, चूंकि आपको पता है कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और इस चैप्टर में साफ साफ दिया हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, हु डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। तो ये आगे में ही जस्ट लेखक परिचय में ही दिया हुआ था कि किसने जो भारत के राजनीति में 1915 से लेकर 1948 तक मुख्य भूमिका निभाई है। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे, बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है एस.सी. बोस। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, और जहां से उन्होंने 1917 से चंपारण सत्याग्रह से अपना आंदोलन स्टार्ट किया, और फिर 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। तो इसीलिए कौन होगा इसका राइट आंसर? तो ये होगा महात्मा गांधी, यानी कि who dominated Indian politics from 1950 to 1948। तो महात्मा गांधी राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म। यानी कि किसने कहा कि जो मैटेरियलिज्म की पूजा है? तो बताइएगा आप, इसमें किसने कहा? ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। आप जहाँ भी देखेंगे अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में भी, तो जहाँ आपको मिलेगा मटेरियलिज्म, तो आप समझ लीजिएगा कि ये महात्मा गांधी के बारे में है, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सामग्री की पूजा बताया, यानी कि मटेरियलिज्म की पूजा बताया है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द वेस ऑफ। यानी कि सिंपल लिविंग यानी सामान्य जीवन जीना और हाई थिंकिंग उच्च विचार, ये किसके बेस पे आधारित है? तो कहाँ का है ये सभ्यता? तो ऑप्शन है ईरानियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी में अमेरिकन सिविलाइजेशन और डी में है यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो आपको पता होगा कि भारत में ही है ऐसा कि छोटी लिविंग, यानी कि कह लेते हैं सिंपल लिविंग, और सोच ऊंची होती है। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते हैं लेकिन उच्च विचार रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन। आई होप कि आपको साथ ही साथ याद भी हो रहा होगा, और आपने अगर देखा होगा एक्सप्लेनेशन तब तो कोई बात ही नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है 6 नंबर, फेरोज वेर रूलर्स ऑफ एंशियंट। यानी कि जो फेरोज थे वो कहाँ के एंशियंट प्राचीन रूलर्स थे, प्राचीन राजा थे? तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है इजिप्ट, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है ग्रीस। तो कहाँ का होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन ए यानी कि इजिप्ट। उसमें साफ साफ लिखा है बुक में, ये फेरोज वेर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, इजिप्ट के ये शासक रह चुके हैं।
उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ है। 7th नंबर क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ है। तो ये जो सभ्यता है ये किसका डेवलप करता है, किसका विकास करता है, सभ्यता के द्वारा किसकी विकास होती है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी है एनिमल, ऑप्शन सी है वर्ड, ऑप्शन डी है नॉन लिविंग थिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जानवर तो नहीं, पक्षियाँ भी नहीं और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव चीज भी नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पीपल यानी कि लोगों का विकास करती है सिविलाइजेशन, सभ्यता। 8 नंबर देखिए फिर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यानी कि कौन थे स्पिरिचुअल लीडर, एक आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ एक बढ़िया एकदम बेस्ट पॉलिटिशियन जिसे आप कह सकते हैं, राजनीति करते थे, राजनीति करने वाले, कौन थे ये। तो ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी एस.सी. बोस और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी स्पिरिचुअल लीडर के साथ साथ एक बहुत बढ़िया पॉलिटिशियंस रह चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैड सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें साफ साफ बताया गया था इंडियन सिविलाइजेशन में कि इजिप्ट, रोम सब समाप्त हो गए, लेकिन भारत जो है वो अभी तक अपनी नींव पे टिका हुआ है। भारत अभी तक अपनी नींव पे टिका हुआ है, इसकी ग्लोरी अभी तक बनी हुई है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए है फाउंडेशन, नंबर बी है मॉरल, नंबर सी है बाउंड्री और नंबर डी है गेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन का हिंदी अर्थ होता है नींव, और आपको पता है कि गांधी जी ने इसमें कहा है कि भारत अभी तक अपनी नींव पे यानी अपनी फाउंडेशन पे टिका हुआ है, जबकि अन्य देश मिट गए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फाउंडेशन। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट। क्या है ये, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट, यानी कि इंडिया की जो ग्लोरी है, इंडिया की जो महिमा है वो कैसी रही है। तो ऑप्शन ए पे चलते हैं, ये है रिमेन्स इमूवेबल, ऑप्शन बी है मूविंग, ऑप्शन सी है कंस्टेंट और ऑप्शन सी है सॉलिड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, चूंकि आपको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन की जो यानी भारत की जो ग्लोरी रही है वो अभी तक इमूवेबल है, यानी कि अभी तक बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिमेन्स इमूवेबल, यानी कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की महिमा है वो अभी तक बनी हुई है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये है आवर एंसेस्टर्स फिल इन द ब्लैंक्स अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, जिसे कह सकते हैं फोर फादर्स, तो उन्होंने क्या किया, हमें लग्जरीज एंड प्लेजर्स यानी कि विलासितापूर्ण जीवन और आनंद से क्या किया, दूर रखा। यानी कि उनका कहना था कि अगर हम अधिक विलासिता भरे जीवन जीते हैं तो हम अपना प्रगति नहीं कर पाएंगे, हम रुइन हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो ऑप्शन पे चलते हैं, उन्होंने हमें रोका, ऐसी लाइफ से रोका। तो ऑप्शन है स्कैर्सिटी, ऑप्शन बी स्नैच, ऑप्शन सी डिजूडेड, ऑप्शन डी हेल्प। तो मैं उसमें आपको ये भी बताई थी कि डिजूडेड का मतलब होता है रोकना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें लग्जरीज एंड प्लेजर लाइफ से रोका है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजूडेड। देखिए क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, आपको इसी से पार्ट से ही उठा के दे दिया जाएगा और उसमें से ही फिल इन द ब्लैंक्स करके इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसी तरह से पढ़ना है और मैं जितना इसमें बता दूंगी तो आपको आना है इसमें से, तो आएगा ही। अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन है, वी आर थैंकफुल मॉडर्न सिविलाइजेशन एज इट हेल्प्स इंडिया टू इट्स टॉलेस्ट हाइट। इसमें कहा जा रहा है, चूँकि महात्मा गांधी कहे थे कि मैं थैंकफुल कहता हूँ, यानी कि मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है इसे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इन्होंने मदद की, मॉडर्न सिविलाइजेशन ने मदद की है इंडिया को इसके टॉलेस्ट हाइट पे, इंडिया को सबसे ऊंची चोटी पे पहुँचाने में मदद की है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है राइज, सेकेंड ऑप्शन है बिकम फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है बिकम और फोर्थ ऑप्शन है सन। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि मैं आपको भी बताया कि ये भारत को सबसे ऊंची चोटी पर ले जाने के लिए बात कर रहे हैं। तो ले जाना यानी कि राइज करना, उसे उगाना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, राइज हो जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर ले जाने की बात हो रही है, इसीलिए मॉडर्न सिविलाइजेशन को थैंक्स कर रहे हैं महात्मा गांधी। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन हैज़, वहाँ इंडियन होगा, इंडिया है, इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स इट अलाइव टिल नाउ। यानी कि भारत की जो सभ्यता है वो अभी तक है, अभी तक जीवित है। तो कैसे है अभी तक जीवित, तो ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 कीप, नंबर बी है लिव और नंबर 3 है बिकम और नंबर 4 है बोरो। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिव,
यानी कि भारत की जो सभ्यता है वो अभी तक जीवित है और अपने स्थान पे टिकी हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वार्षिक ऑफ द। तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मैं आपको बार बार बता रही थी मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये किसकी पूजा करता है, ये जो आधुनिक सभ्यता संस्कृति है किसकी पूजा करता है, तो मैं उसमें आपको बताई थी कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये किसकी पूजा करता है, तो ये करता है मटेरियल की पूजा, यानी कि सामग्री की पूजा करता है। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए है मटेरियल, ऑप्शन बी है ट्रम्फ, ऑप्शन सी है सब्सटेंस और ऑप्शन डी है सिविलाइजेशन। तो आपको पता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है मटेरियल की पूजा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटेरियल। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की जो ऑब्जेक्टिव है वही मैं आपको बता रही हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है, द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिस्फाइनेस अराइजेज, द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिस्फाइनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फिल इन द ब्लैंक्स स्टेट। तो यानी कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसमें जो लालचीपन है ये हमें छोड़ के आगे की ओर बढ़ना है, तो वांट लिविंग फेथ इन, तो कैसा होगा फ्यूचर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए है गुड, नंबर बी ऑप्शन है फ्यूचर, नंबर सी है पास्ट और नंबर डी है बैड। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा फ्यूचर, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो लालचीपन है उससे रियली में दूर होना पड़ेगा और हम चाहते हैं हम फेथ आस्था भरी जिंदगी, तो इसके लिए हमें अपना फ्यूचर बेहतर करना होगा, तो इसका राइट आंसर फ्यूचर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज नो एज द फादर ऑफ नेशन और बापू। तो ये तो आप जानते होंगे कि भारत के राष्ट्रपिता और बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और जवाहरलाल नेहरू को तो चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, सरदार वल्लभ पटेल को तो यूनिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि उन्होंने भारत की यूनिटी में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो अब देखिए इसका राइट आंसर हो गया महात्मा गांधी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, ये किनके द्वारा लिखी गई है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो आपको पता है कि ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि उन्होंने अपनी जीवनी इसमें खुद लिखी है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। इसके ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, आप इसे देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा इसका, तो ये जो दो है और उसके अलावा आप देख लीजिए इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने ही माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और कंपटीशन के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ जाता है बार बार। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, आप सही कर लेंगे उसे, महात्मा गांधी। 18 नंबर क्वेश्चन है, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज, यानी कि सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट क्या है ये, तो देखिए ऑप्शन ए है नेसेसरी, ऑप्शन सी है एसेंशियल, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट और ऑप्शन डी है गुड। यानी कि जो ये फिजिकल हार्मोनी कह सकते हैं, आरामदायक जीवन जीना और स्वस्थ रहना, फिजिकल हार्मोनी यानी खुश रहना, स्वस्थ रहना, आरामदायक ज़िंदगी जीना, इसमें महात्मा गांधी ने बताया था कि ये हमारे लिए आवश्यक है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हमारे लिए फिजिकल हार्मोनी और कंफर्ट आवश्यक है, यानी नेसेसरी है, लेकिन उतना ही जितना कि हम उसे पचा सकें, यानी कि जितना कि हम उसे सही से यूज कर सके। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेसेसरी, यानी कि फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट हमें हमारे जीवन में आवश्यक है, नेसेसरी है। अब देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है 19 नंबर, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि गांधी जी चंपारण कब गए। तो आपको पता है कि जब गांधी जी 1915 में वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो वो सबसे पहले 1917 ईस्वी में चंपारण में जो किसानों पे अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, यानी कि उनके द्वारा जो नील की खेती करवाई जा रही थी, उन्हीं नील की खेती को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन किया था चंपारण में 1917 ईस्वी में। तो देखिए अब ऑप्शन देखते हैं क्या है इसका, तो गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, 1918, 1916, 1915। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग तो आराम से बता देंगे। तो ऑप्शन ए यानी कि 1917, 1917 में गए थे चंपारण। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, आई फिल द ब्लैंक्स दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। इसका देख लीजिए, इसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है कि
आई, जहाँ भी मैं बताई थी उसमें कि आपको आई आएगा तो उसमें आप समझ जाइएगा कि महात्मा गांधी कह रहे हैं, उनका यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखी गई रचना है खुद के द्वारा, तो इसीलिए उन्होंने आई शब्द का यूज किया है खुद के लिए। तो उनको कहना था कि जो हमारी भारत की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, वो अभी तक स्थिर है और इसे वर्ल्ड के यानी कि इसे विश्व के किसी भी देश के द्वारा, किसी भी वर्ल्ड के कंट्री के द्वारा विटर्न नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे नीचा नहीं कर सकते, कोई भी इसे बर्बाद नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते भारतीय सभ्यता को। तो ये उनका विश्वास था, ये उनमें बिलीव करते थे। उसमें डायरेक्ट सेंटेंस आपको दिया मिलेगा बुक में, आई बिलीव दैट। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है बिलीव, सेकेंड ऑप्शन है इवॉल्व्ड, थर्ड ऑप्शन है थिंक और डी ऑप्शन है एडमायर। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिलीव। आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। अब देखिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का जो मतलब है इंडिया के लिए, क्या पूछते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन ने। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए वांट, ऑप्शन बी हो गया रियल, ऑप्शन सी लिविंग हो गया और ऑप्शन डी जो है ये रुइन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुइन, यानी कि बर्बाद करना। आपको पता है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो भारतीय सभ्यता को, इंडिया को बर्बाद करना चाहते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भारत पे थोपनी चाहिए, लेकिन भारत ने उन सबको किसी को नहीं माना, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीयों को असभ्य भी कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुइन, यानी कि बर्बाद कर देना। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, हैड सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फिल इन द ब्लैंक्स टुवर्ड्स मी अनदर, यानी कि नंबर ए ऑप्शन है इनेमी, नंबर बी अपसेट, नंबर सी एंग्री और नंबर डी है फ्रेंडली। तो देखिए क्या कह रहा है, उसका मतलब कि जो भारतीय सभ्यता है, टाउट यहाँ टिच का V2 का यूज हुआ है, यानी पास्ट में बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं हैज़ है तो V3, तो हैज़ सिविलाइजेशन टाउट, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है उन्होंने हमें क्या सिखाया है एक दूसरे के साथ, टुवर्ड्स मी अनदर, तो एक दूसरे के साथ क्या करना सिखाया है, तो इनेमी दुश्मनी नहीं, अपसेट नहीं, एंग्री नहीं, तो फ्रेंडली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, यानी कि हमें एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करने के लिए भारतीय सभ्यता ने हमें सिखाया है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर एंड अनलेस इनकम ब्रांचेस। तो क्या था इसमें कि किनका व्यू था कि जो लार्ज सिटी, बड़े बड़े शहरों में चोरी डकैती पाप ये सब ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे वैश्यावृत्ति ज़्यादा होती है, तो ये सब किनका कथन था। तो देखिए क्या है ऑप्शन ए है हैप्पीनेस, बी है, इसमें भी आपको ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो व्यू था ये आवर एंसेस्टर्स के थे, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स के, हमारे फोर फादर के थे। तो इसमें आपको ऑप्शन में आएगा आवर एंसेस्टर्स। आवर एंसेस्टर्स टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसे कर लेंगे, आवर एंसेस्टर्स व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर एंड अनलेस इनकम ब्रांचेस। तो हमारे जो पूर्वज थे उनका व्यू था, उनका कहना था कि जो बड़े बड़े शहरें होते हैं, राजधानियां होती हैं, वहाँ लोग बर्बाद हो जाते हैं, गरीबों को अमीरों के द्वारा लूट लिया जाता है, वहाँ चोरी होती है, डकैती होती है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, द वेस्टर्न फिल इन द ब्लैंक्स अराइज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट। तो यानी कि हमारे जो वेस्टर्न हैं, अगर वो रियली चाहते हैं कि आगे बढ़ें, यानी कि फ्यूचर में भी बने रहें, तो उन्हें आस्था के साथ रहना होगा, तभी उनका क्या होगा, अस्तित्व बना रहेगा, उनका जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अस्तित्व बना रहेगा। तो चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रिस्ट्रेंट, ऑप्शन बी है डिस्टर्बेंस, ऑप्शन सी है इंस्टेबलनेस एग्जिस्टेंस और ऑप्शन डी है एग्जिस्टेंस। तो आपको पता है कि एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका एग्जिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि अस्तित्व, यानी कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसे अस्तित्व में रहना है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, द पीपुल ऑफ यूरोपियन आर इंस्पायर्ड बाय। जो पीपुल है यूरोपियन, ये किसके द्वारा इंस्पायर्ड है, तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड रोमन एम्पायर्स। तो जो किसके द्वारा इंस्पायर्ड हुए हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो आपको पता है कि ये ग्रीक और रोम के द्वारा इंस्पायर्ड हुए हैं ग्रीक और रोम के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है इंडियन, सेकेंड है रोमन्स और थर्ड है ग्रीक और फोर्थ है ब्रिटिश। तो अभी मैं आपको बताई थी कि ग्रीक सिविलाइजेशन के द्वारा, यानी कि ग्रीक के द्वारा इंस्पायर्ड हुए हैं यूरोपियन एंड रोम एम्पायर्स के द्वारा।
अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। तो कौन छोटे से गांव में ज़्यादा खुश थे, कौन संतुष्ट थे छोटे से गांव में? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, रोमन्स, ऑप्शन बी है एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स, ऑप्शन सी है इटालियंस और ऑप्शन डी है जर्मन्स। तो आपको पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहते थे कि हम छोटे से गाँव में ही खुश हैं, क्योंकि बड़े बड़े राजधानियों में, उसके आसपास के बड़े बड़े शहरों में चोरी डकैती होती है, इसलिए हम जहाँ हैं अपने गाँव में ही खुश है। आप ही के दादा होंगे अगर, तो आप लोग देखते होंगे जब आपके पापा किसी बड़े शहर में रहते होंगे या आप लोग रहते होंगे और आपके दादा किसी छोटे गांव में, तो आप लोग अगर बुलाते होंगे कि हाँ हमारे पास आके रहिए, तो कहते होंगे नहीं नहीं हम अपने गांव में खुश हैं, हम 2 कमरे में नहीं रह सकते हैं, 2 कमरे के फ्लैट में मेरे से नहीं रहा जाएगा, हम अपने गाँव में खुश हैं, शहर में कुछ भी नहीं है रहने योग्य। तो आप इसको रियल में भी अपने भी जीवन में फील करके देख सकते हैं, फिल्मों सब में दिखाया जाता है तो उसमें आप देख सकते हो। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं थे वेल सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और शायद लास्ट ही है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स रूल। तो आपको उसमें साफ साफ बताया गया है कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, एंजॉयड करते थे ट्रू होम रूल, यानी कि घर में जीवन जीने को, जैसा कि भी मैं बताए थे वो गाँव में रहना पसंद करते थे, अपने घर में जीवन जीने को ही एंजॉय करते थे। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है नाइस, ऑप्शन बी है सोसाइटी, ऑप्शन सी है होम और ऑप्शन डी है नेशन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आवर ancestors enjoyed true home rule, our ancestors enjoyed true home rule। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको टोटल 27 क्वेश्चंस करा दिए हैं ऑब्जेक्टिव, इसी से 5-4 तो एकदम आना फिक्स है समझ लीजिए। और आप यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे याद कर लें, आप इसे लिख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अभी से ही इसका अगर रिवीजन करेंगे, बस लिख लें, एग्जाम टाइम में 1-2 बार इसे देख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। और यदि आपने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा होगा तब तो आपको इसके सिर्फ देखने की ज़रूरत है, 1 से 2 बार आपको देखने की ज़रूरत है, फिर तो कुछ याद वाद करना नहीं। क्योंकि जब भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं A to Z, हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि जब आप कहानी सुनते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले एक्सप्लेनेशन पढ़िए, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके समरी पढ़िए, फिर क्वेश्चन आंसर। तो मैं आपको इसकी समरी भी करा दूंगी। तो आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर आपके एग्जाम तक आपका साथ देगा और आपकी तैयारी को बेहतर ढंग से एक नई दिशा में ले जाएगा। आपकी तैयारी को बेहतर ढंग से पूरी कोशिश करूंगी मैं कि आपको अच्छी तैयारी करा सकूं। तो चलिए अभी घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।